नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ आज के नए विषय कविता की रचना प्रक्रिया के साथ। आपको बताते चले कि ये सत्र 2019-20 में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके निर्धारित अंक 5 हैं। तो 2 प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, कविता, कहानी, नाटक, एकांकी की रचना प्रक्रिया या रचनांतरण के संबंध में। तो चलिए हम इसको जानने समझने का प्रयास करते हैं। आज का प्रकरण है कविता रचना प्रक्रिया। सबसे पहले जानते हैं कविता क्या है। बहुत से विद्वानों ने कविता के संदर्भ में परिभाषाएं दी हैं। तो एक परिभाषा है, इस प्रकार है: कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। काव्य वह वाक्य है जिससे चित्रण किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो। दूसरी परिभाषा है, कविता केवल रसात्मक या कर्णप्रिय अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि कविता वह है जो कानों के माध्यम से हृदय को आंदोलित करे। जिस भाव की कविता हो वह उसी भाव को जागृत करती है। अर्थात अगर श्रृंगार रस की कविता है तो श्रृंगार का भाव जागृत करेगी, और अगर वीर रस की कविता है तो उत्साह भाव को जागृत करेगी। इसी प्रकार से अगर प्रेम रस की कविता है तो मन में प्रेम के भावों को जागृत करेगी। अगली परिभाषा है, रस की अनुभूति करा देने वाली वाणी काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने दी है। दूसरी अंबिका दत्त व्यास की परिभाषा है, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना ही काव्य है। अगली परिभाषा रामचंद्र शुक्ल की है, कविता जीवन की अनुभूति है। इसमें जीवन की अनुभूतियों को शब्दबद्ध किया जाता है। एक और परिभाषा है, द पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो अब अगले क्रम में कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। तो कविता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं भाषा, शैली, बिंब, छंद, अलंकार। इसके अलावा परिवेश, कवि की वैयक्तिक सोच, वातावरण, परिस्थितियाँ, ये सभी कविता के महत्वपूर्ण घटक हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन की संवेदनाओं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा के बगैर तो हम कोई भी विषय नहीं सीख सकते हैं, इसलिए कविता में भाषा महत्व रखती है। शैली के द्वारा हम अपने मन की भावनाओं को, संवेदनाओं को सजाते हैं, व्यक्त करते हैं। बिंब हमारी कल्पना को साकार रूप देती है। बिंब अर्थात बिंब का जो अर्थ होता है वो होता है प्रतिछाया या छाया या अनुकृति। तो जैसे अगर प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है तो कवि इस प्रकार से प्रकृति के उपादानों का प्रयोग करेगा। दूसरा है अलंकार। अलंकार कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं, ये भी काव्य को सजाता है। छंदों के द्वारा किसी कविता की श्रेणी में उसकी गिनती की जा सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कविता के महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके द्वारा कविता बनती है। आगे ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि कविता बनती कैसे है, कविता में किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी भाषा बहुत ही प्रचलित हो, व्यवहारिक हो, सहज हो। यद्यपि रीतिकाल में या और पीछे जाएं तो रीतिकाल में, भक्तिकाल में बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग होता रहा। वर्तमान में नई कविता का युग है तो बहुत ही सहज और सरल और लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग होता है। कविता में संकेत चिन्हों का बड़ा महत्व, संकेतों का ज्ञान होना चाहिए। वाक गठन की विशेष प्रणालियों का ज्ञान हो, छंदों की जानकारी हो, कम से कम शब्दों में बात कहने की दक्षता हो। कवि की वैयक्तिकता में सामाजिकता का मेल होना आवश्यक है। कोई भी वो व्यक्तिनिष्ठ बात नहीं कहता, जो भी वो कहता है उसमें सामाजिकता का समावेश होता है। उसकी मन की अनुभूतियाँ होती हैं जो अपने परिवेश में वो देखता है। आगे कविता के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। पहला मत ये है कि कविता लिखने की कोई निश्चित प्रणाली नहीं होती है। कविता केवल भावुक हृदय ही लिख सकता है। कवि अपनी संवेदनाओं को ही शब्दबद्ध करता है। दूसरा मत ये है कि कविता अन्य विषयों की तरह, जैसे चित्रकला
शिल्प कला, संगीत कला की तरह कविता को भी सिखाया जा सकता है। यद्यपि अगर हम देखें तो कबीर, सूर और बहुत कवि हुए हैं, जो कालिदास भी, जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने कविता रचने का उनमें गुण था। तो कविता इस प्रकार से सहज अभ्यास के द्वारा और पढ़ करके, सुन करके, अपने अंदर मनोभावों को जागृत करके भी हम कविता रचने का गुण विकसित कर सकते हैं स्वयं में। तो अगला है कविता में भाव तत्व का क्या महत्व है। कविता हमेशा भाव प्रवण होती है। कविता के संदर्भ में कहा जाता है कि कविता हृदय की संकल्पनात्मक विषय वस्तु है। कविता में भावनाओं की प्रधानता होती है, भावना ही मूलाधार होता है। जब महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी को देखा, सरोवर में क्रौंच पक्षी को देखा और किसी पहेलिये ने उनका शिकार कर दिया, उन दोनों में से किसी एक का शिकार कर दिया, तो वाल्मीकि जो उस समय सूर्य को वर दे रहे थे, उनका हृदय तरुण क्रंदित हो गया। तो उनके मुख से ये पंक्तियां निकली थीं, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। तो हिंदी साहित्य में ये करुणा से निकली हुई ये कविता थी, काव्य पंक्तियां थी, जिनको प्रथम काव्य पंक्तियां माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो कविता में भाव तत्व की बड़ी प्रधानता होती है, उसमें कवि की वैचारिक सोच होती है, उसकी दृष्टि होती है, संसार का अनुभव होता है, यही उसकी मुख्य संपदा बन जाते हैं। और कवि की जो भी वो सोच होती है वो व्यक्तिगत में सामाजिकता का मेल होता है, चंदन में पानी की तरह या दूध में पानी की तरह, पूरी तरीके से वो सामाजिक रूप से ओतप्रोत हो जाता है। कविता में प्रेम होता है, वियोग, हास, रुदन, दुख, वीरता आज सभी भाव होते हैं। साथ ही साथ शब्द, बिंब, छंद, ये सब काव्य के शरीर होते हैं एक प्रकार से, और भाव कविता की आत्मा होती है। अब आगे देखते हैं कविता में छंदों का क्या महत्व है। कविता, ये जो छंद होते हैं कविता के शरीर हैं एक प्रकार से। कविता छंद युक्त हो या छंद मुक्त हो, दोनों प्रकार से लिखी जा सकती है। छंद मुक्त में भी लय होती है। छंद की मात्रा और वर्ण के आधार पर विभिन्न भेद होते हैं। मात्रा या वर्ण की कमी या अधिकता लय को असंतुलित कर देते हैं। इसलिए कविता रचते समय हमें बार बार विचार करना पड़ता है, कविता को पढ़नी पड़ती है कि इसमें मात्रा, वर्ण या छंदों का कहाँ असंतुलन पैदा हो रहा है, तो उसको हम ठीक करते हैं। कविता साधारणतः किसी छंद विशेष से बंधी होती है। छंद विधान में यति, गति, लय, लघु, गुरु, मात्रा का विशेष स्थान होता है। हिंदी साहित्य में वर्तमान में मुक्त छंद की रचनाएं बहुत रची जा रही हैं। नागार्जुन ने रची, हालांकि इसका श्रेय निराला जी को जाता है। उन्होंने, उनकी एक प्रसिद्ध रचना है वह तोड़ती पत्थर, उसमें उन्होंने छंद मुक्त काव्य रचना का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आगे बिंबों का बहुत ही महत्व है। बिंब अर्थात अनुकृति या छाया। इसमें बिंब 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श, या कवि इस प्रकार से वर्णन करता है, इसमें स्पर्श की अनुभूति होती है। दृश्य, श्रव्य, जिसमें सुनने का आभास हो। घ्रातव्य में सूंघने का आभास हो। नाना प्रकार के व्यंजन अगर बन रहे हैं तो उसकी जो महक का आभास हो, तो वहाँ पर घ्रातव्य बिंब होता है। आस्वाद बिंब, यहाँ पे भोजन के स्वाद का। इस प्रकार से 5 बिंब होते हैं और इनका बहुत ही कविता के क्षेत्र में बहुत ही महत्व है। आगे हम देखते हैं काव्य के भेद। काव्य के भेद स्वरूप के आधार पर 2 होते हैं और शैली के आधार पर 3 होते हैं। स्वरूप के आधार पर श्रव्य काव्य, जिसको हम सुन करके रसास्वादन करते हैं, जैसे रामायण और महाभारत, सुन करके भी पढ़ करके भी। दृश्य काव्य में हम जैसे नाटक चल रहा है या फिल्म चल रही, उसको हम उसके अनुभव को देखते हैं और महसूस करते हैं, आनंदानुभूत करते हैं। दृश्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। जैसे कामायनी एक प्रबंध काव्य है। उसी प्रकार से शैली के अनुसार काव्य के 3 भेद होते हैं। पद्य काव्य, पद्य काव्य के अंतर्गत कोई भी कथा है, उस कथा का वर्णन काव्य में किया जाता है। जैसे गीतांजलि को हम पद्य काव्य कहेंगे। गद्य काव्य के अंतर्गत किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। जैसे जयशंकर
प्रसाद की कामयनी है। चंपू काव्य में ऐसा काव्य होता है इसमें गद्य और पद्य दोनों शैली का सम्मिश्रण होता है। इस प्रकार से ये काव्य के दो भेद हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।